हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए आज 21 क्वेश्चन नंबर से डिस्कस करना शुरू करते हैं। 20 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में करा चुका हूँ। चलिए देखते हैं। ये दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखना इन्हें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये। चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल के बच्चे किस राज्य में सबसे अधिक थे। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, लिख लेना। तो वो उत्तर प्रदेश में थे। अब कुछ जनगणना से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि जनगणना एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आपसे कोई पूछेगा जनगणना कौन कंडक्ट कराता है, तो वो गृह मंत्रालय कराएगा। यह एक संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है वो एक संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। और ये किस अनुसूची में, ये 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। ठीक, नेक्स्ट है। जनगणना का दायित्व तो अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है। अब कोई पूछे जनगणना संबंध किस अनुच्छेद से है, तो आप बता सकते हो 246 से है। नेक्स्ट, मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। अब जब मुगल काल में जो आईने अकबरी पुस्तक थी अबुल फजल ने लिखी थी, उसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। उस टाइम पर भी जनगणना कराते थे लोग। नेक्स्ट है, आधुनिक पद्धति से, ये जनगणना से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना। आधुनिक पद्धति से जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। अब कोई पूछे कि जब जो मॉडर्न तरीके से कराई गई थी वो 1749 में कराई गई थी, सबसे पहले स्वीडन में सबसे पहले कराई गई थी। और 10 की रूप से सबसे पहले 10 की रूप से कहाँ हुई थी, तो वो अमेरिका में हुई थी। जैसे अभी चल रही है 10 साल के अंतर से चल रही है, वो सबसे पहले अमेरिका में 1790 में शुरू हुई थी। और ये भी याद रखना आपको, ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन में हुई थी वो 1800 ईस्वी में शुरू हुई थी। 1801 के बीच में शुरू हुई थी ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि 10 की रूप से सबसे पहले 1790 अमेरिका में शुरू हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, एक भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वार्टल ने कराई थी, जिसका नाम ढाका था, जो बांग्लादेश में। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि वह भारतीय कौन सा पहला शहर है जिसकी पूर्ण जनगणना हुई थी, तो वो ढाका, बांग्लादेश का शहर ढाका है। क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। बाद में इसको पार्टीशन की वजह से अलग हुआ था ये। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली अनियमित, अभी आपको ये तो पता होगा कि 1872 में जो जनगणना हुई थी वो मेयो के काल में हुई थी, तो वो अनियमित थी। और 1881 में हुई थी ये नियमित का मतलब ये है कि आपने एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया। अब इसी टाइम पीरियड पर नेक्स्ट जनगणना होने वाली है, तो वो टाइम पीरियड था 10 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स के ही हिसाब से आज भी जनगणना हो रही है कि हर एवरी सेंसस के बीच जो डिफरेंस होता है वो 10 ईयर्स का रखा जाता। तो इसीलिए 1881 के से शुरू हो गया था कि अब हर जनगणना 10 साल के अंतर में होगी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 हुई थी। अब स्वतंत्र भारत का मतलब है भारत 1947 में आज़ाद हो गया। उसके बाद जो जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी, क्योंकि उससे पहले 1941 में हो चुकी थी। तो 41 के 10 साल बाद 1951 में होनी ही थी। ठीक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछेगा आपसे 1951 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये थे M.W. एमेट्स और R.A. गोपाल स्वामी। ये दो लोग उस टाइम जनगणना आयुक्त थे। आपको ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है, वर्तमान में यह भी 15वीं जनगणना, हाँ ये भी याद रखना कि ये अभी जो 2011 तक की डाटा है, 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। और लेकिन स्वतंत्रता के बाद कहें तो ये 7वीं जनगणना है। अब जो 2021 में होनी थी वो 16वीं जनगणना होनी थी। स्वतंत्रता के बाद वो 8वीं होती, लेकिन अभी 21 में नहीं हो पाई। अब वो 23 में भी चांस नहीं है। अब आगे कब होगी वो देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सभी फैक्ट देखने पड़ेंगे आपको। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो जैसे कि पता है आपको कि योजना आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। तो जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे भारत के, तो वही इसके अध्यक्ष भी थे। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि योजना आयोग कब बना, तो 1950 में बना, ये आपको याद रखना है। और 2015 से इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया।
अब आपसे ये पूछेगा कि योजना आयोग ये तो क्वेश्चन योजना आयोग से आए तो 1950 लगाना, और पूछे नीति आयोग की स्थापना कब हुई तो आपको 1 जनवरी 2015 लगाना है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका क्या मतलब है? संवैधानिक का मतलब है इसका उल्लेख ही योजना आयोग या नीति आयोग का हमें संविधान में कहीं नहीं मिलता है। तो बस यही इसका मतलब है कि संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ ऐसे पूछेगा वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम है, ये भी याद रखो। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये होता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी कौन है? अभी हमारे PM मोदी साहब हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन बैरी। सुमन बैरी अभी इसके उपाध्यक्ष हैं। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया? ये 2008 में आया था ग्राम न्यायालय अधिनियम, याद रखना आपको। ग्राम न्यायालय और पेरिस समझौता कब हुआ था? ये 4 नवंबर 2016 को हुआ था, ये अभी ध्यान रखना है। आइए इसे देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? प्रथम ग्रैमी अवार्ड। ये भारत की बात हो रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि पहला ग्रैमी अवार्ड भारत में पंडित रविशंकर जी ने जीता था। और एक बात याद रखना, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। जो ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, पहली बार इन्हें 1967 में दिया गया था। और ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत जो है वो 1959 में अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में हुई थी। ये आपको याद रखना, 1959 में अमेरिका में शुरू हुए थे पहली बार ग्रैमी अवार्ड मिलना। और हमारे यहाँ जो सबसे पहला मिला था वो पंडित रविशंकर को मिला था 1967 में। उन्होंने टोटल 5 ग्रैमी अवार्ड ग्रैब किए हैं अभी तक। उनके बाद रिकी केज नाम से हमारे यहाँ के हैं, वो अमेरिकी मूल के हैं, वो हमारे इनके थे, उनका नाम भी है इस लिस्ट में शामिल। उन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। अभी 2023 का रिसेंटली भी उन्हें मिला था। आगे नेक्स्ट है इसमें। अब देखिए पहली बार ग्रैमी अवार्ड सन 1967 में मिला था इन्हें, रविशंकर जी को। हाँ ये आ गया देखो, रिकी केज। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, विक्की नहीं, ये रिकी केज लिख लेना यहाँ पर, रिकी केज, रिकी केज। इन्हें अब तक कुल 3 बार, इन्हें 3 बार अब तक मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड। ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको ध्यान रखना। पहली बार ग्रैमी अवार्ड सन 2015 में इन्हें मिला था विंड्स ऑफ समसारा। इसके लिए इन्हें पहली बार 2015 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। उसके बाद इन्हें 2022 में मिला, 22 में इन्हें मिला था डिवाइन टाइट्स के लिए। रिकी केज को 22 में ग्रैमी अवार्ड डिवाइन टाइट्स के लिए मिला था, ये डिवाइन टाइट्स। और 2023 में भी इन्हें तीसरा ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो आपको याद रखना कि ग्रैमी अवार्ड, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 में अमेरिका में हुई थी। भारत में पहला ग्रैमी अवार्ड किसे मिला? तो वो पंडित रविशंकर थे। और उन्हें कुल अब तक 5 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं। और उनके बाद एक महत्वपूर्ण नाम है, वो है रिकी केज का। रिकी केज साहब को 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। पहला उन्हें 2015 में विंड्स ऑफ समसारा के लिए मिला था, दूसरा उन्हें 2022 में, तीसरा उन्हें 2023 में। इस तरह से उन्हें 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। ये बहुत बड़ा नाम है रिकी केज साहब का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुणबी किस राज्य का नृत्य है? कुणबी, जैसा कि आप जानते हैं, कुणबी एक गोवा का नृत्य है। अब गोवा के और ये महत्वपूर्ण है, ये धनगर है, सिगमो है, तरंगबेल और फुगड़ी। आपको ये धनगर बता दूं, धनगर का संबंध ये पूछा जाता है किससे है धनगर, तो धनगर ये एक गडरिया समुदाय इसे करता है। जैसे गडरिया समुदाय जो चरवाहा होते हैं, शुद्ध हिंदी चरवाहा, चरवाहा लोग इसे करते हैं। तो इसका अब आपसे पूछे कि पहले तो ये पूछता है धनगर कहाँ का नृत्य है, तो ये गोवा का है। और इसे कौन कौन सा समुदाय करता है इसे, तो ये चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक। सिग्मो, अब आप तरंग मेल को कैसे रिलेट कर सकते हैं? जैसे कि आप गोवा के बीच पर हो, तो गोवा के बीच पर तरंग उठती है, तो गोवा के बीच पर, अब बीच पर हो तो तरंगे तो उठेंगी ही, ये तो लाजमी है। तो आप ऐसे रख सकते हो, तरंग मेल आप इसी तरह रिलेट कर सकते हो कि तरंग मेल कहाँ का है? गोवा का है। और फिर देख लेना, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। हाँ गोवा से एक चीज़ और कि जो आपको मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में, 44वां जो वो है अनुच्छेद, उसमें किसका संबंध है बताइए? समान सिविल संहिता।
समाज सेवा संहिता, इसका संबंध अनुच्छेद 44 में है और ये गोवा में लागू है। सबसे पहले ये गोवा में लागू हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। मकान, अनाज, रोटी किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा थे? अच्छा, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट वे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे मकान, अनाज, रोटी, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये स्कीम चलाई गई थी, मकान, अनाज, रोटी। अब चलिए इनके रिव्यू डाल देते हैं कि अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं और उनका टाइम पीरियड देखिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही थी, 51 से 56। दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, चौथी परियोजना अवकाश रहा था 2 साल का, 66 से 69, 2-3 साल का जो रहा था 66 से 69 तक रहा था। और ये इसके बाद अब ये देखिए 69 से 74, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे टाइम पीरियड से पहले समाप्त कर दिया गया था। तो वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसे सिर्फ 4 साल के लिए चलाया गया था। ठीक। और अब आगे आगे आप देखना, फिर रोलिंग फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, उसके बाद रोलिंग प्लान आ गया। रोलिंग प्लान 2 साल का था, 78 से 80 तक। अब 6वीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85, फिर 7वीं 85 से 90, फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले ये वार्षिक योजना आ गई थी, जिनका टाइम पीरियड 90 से 92 था, 2 साल के लिए। तो यहाँ 2 साल कम हो गई है। अब यहाँ से 92, 97 अब क्रम से चलेंगे। 97 से 2, 10वीं 2002 से 7, 11वीं 2007 से 12 और 12वीं 2012 से 2017। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा गया है कि अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई हैं, तो आपको ध्यान रखना है 12। ये भी पूछ लेता है 12 का टाइम पीरियड कितना है, तो वो 2012 से लेकर 2017 तक है। ये ग्रुप डी में अभी पूछा गया था मेरे खुद के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? जैसा मैं आपको पहले ही नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ये दोनों कर लेती हैं। तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है। अब आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अब जैसे आप ये भरतनाट्यम से और भी याद रख सकते हैं, जैसे इससे संबंध हैं टी बाला सरस्वती हैं, पद्मजा सुब्रमण्यम हैं, और भी बहुत बड़े नाम हैं इनसे, वो मैं बता चुका हूँ, आप उन्हें भी ध्यान रखें। जैसा कि आपको पता है कि भरतनाट्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, हाँ, रुक्मिणी देवी अरुंडेल भी इसी से संबंधित है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये कुछ बड़े नाम हैं जो इनसे संबंधित हैं, याद रखना आपने। कमला देवी, बैजंती माला, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिस्मिल्लाह खान, बहुत ही बेहतरीन नाम है इनका। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये एक ऐसा नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। शहनाई वादक हैं ये। चलिए आपको मैं बता देता हूँ, बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादन से है। शहनाई से और कौन कौन है, आपको ये भी याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ, शहनाई से देखो, पन्नालाल घोष, मैं आपको बोल देता हूँ, आप ऐसे ही ध्यान रखना। पन्नालाल घोष, बी कुंजमणि, राजेंद्र कुलकर्णी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। और चौरसिया, हरिप्रसाद, उनका पूरा नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। ये शहनाई वादन के 2 महत्वपूर्ण बड़े नाम आपको याद रखने। पहला हरिप्रसाद चौरसिया, दूसरा बिस्मिल्लाह खान। ये शहनाई वादन के बहुत बड़े नाम हैं, और हो सके तो ये पन्नालाल घोष और बी कुंजमणि, ये भी ध्यान रखना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम है बिस्मिल्लाह खान और हरिप्रसाद चौरसिया। इन्हें आप मत भूलना, हरिप्रसाद चौरसिया और बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई वादन से संबंधित हैं। और आइए कुछ देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ सितार वादक भी बता देता हूँ। जैसे पंडित रविशंकर जी हैं, आपको पता होगा पंडित रविशंकर, अभी मैंने बताया था कि प्रथम ग्रैमी अवार्ड इन्हों को मिला था 1967 में। टोटल इन्हें कितने ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, आपको बता सकता है? 5। और इनके बाद एक नाम और बताया था मैंने, ऋषिकेश साहब को 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, 15, 22, 23। 15 में किसके लिए?
विंड्स ऑफ समसारा 22 में किसके लिए, डिवाइन टाइड्स के लिए, 2023 में अभी हाल ही में मिला है। अब आइए पंडित रविशंकर जी से देखते हैं, ये इनका संबंध सितार वादक से है, और विलायत खां का भी संबंध है। इससे मैं आपको इम्पोर्टेंट नाम बताता हूँ, पंडित रविशंकर, विलायत खान, और देखिए इलियास खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा पंडित रविशंकर, विलायत खान, इलियास खान, और ये अनुष्का शंकर, सॉरी शर्मा नहीं है, अनुष्का शंकर, ये पंडित रविशंकर जी की बेटी हैं। अनुष्का ये बेटी हैं, ये इनकी बेटी है, याद रखना आप। पंडित रविशंकर जी की बेटी अनुष्का शंकर, इन दोनों का संबंध सितार बादल से है। अनुष्का शंकर और निखिल बनर्जी ये अलग हैं। निखिल बनर्जी, उमा शंकर, शाहिद परवेज, बंदे हसन, बुद्धादित्य मुखर्जी, इलियास खान, इन सब का संबंध सितार वादन से है। मैं आपको रिपीट कराता रहूँगा ये बार बार, जैसे भी कहीं भी क्वेश्चन आएगा रिपीट कराता रहूँगा, तो उससे आपको ये याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब आइए भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध किससे, संतूर वादन से है। संतूर वादन आप इसे रिलेट कर सकते हो, जैसे संतूर में संत निकाल लीजिए आप, तो संत लोग क्या करते हैं, संत लोग भजन करते हैं, तो भजन हो गया किसके, शिव के। तो शिव जी के भजन कौन करते हैं, संत लोग करते हैं। तो शिव से शिव कुमार शर्मा, भजन से भजन सोपारी, तो ये किससे संबंधित है, संतूर वादन से। ठीक, याद रखना आप। नेक्स्ट है शहनाई वादन, ये तो गए शहनाई वादन भी है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, बिस्मिल्लाह खान, बी कुंजमणि, ये सब शहनाई वादन से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार रिपीट कराता हूँ रिपीट मोड पर, जिससे आपको दिक्कत ना हो इन्हें ध्यान रखने में। कुछ तबला वादक भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, आप इन्हें एक बार पेन में डाल सकते हैं, इतना नहीं, बस एक बार देख लीजिए संदीप दास कोई नाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज। इन तीन को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अल्लाह रखा खां, ठीक। अब नेक्स्ट है यू श्रीनिवासन का संबंध मंडोलिन से, ये भी कई बार पूछा गया कि यू श्रीनिवासन का संबंध किससे, वो मंडोलिन वाद्य यंत्र से है, इसे आप रिलेट कर सकते हैं। आप देखें यू श्रीनिवासन का संबंध मंडोलिन से। पंडित, अभी ये हाल ही में पूछा गया था, MTS में पूछा गया था, ये पंडित राम नारायण शकूर खान, ये अभी MTS में पूछा गया था, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पंडित राम नारायण और शकूर खान का संबंध किससे, ये सारंगी बजाते हैं ये, तो आप याद रखना, पंडित राम नारायण और ये शकूर खान का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है। और रमेश मिश्र, ये भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, पंडित राम नारायण और शकूर खान, इनका संबंध किससे है, सारंगी से, ये सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट है अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सरोद वादक में देखिए अली अकबर खान, अमजद अली खान, और ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अली अकबर खान और अमजद अली खान, ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या बजाते हैं, सरोद, कई बार रिपीट मोड पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अली अकबर खान और अमजद अली खान का संबंध किससे है, सरोद वादन से। आप इन्हें भी ध्यान रख सकते हैं, बुद्ध देवदास गुप्ता, इनका संबंध भी सरोद वादन से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, TH विनायक, ये भी ये सिर्फ एक नाम है आपको, TH विनायक ध्यान, घाटम में सिर्फ यही नाम है, याद रखना, TH विनायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, घाटम में TH विनायक, एक ही नाम याद रखिए कि घाटम से किस का संबंध है, TH विनायक का। और आगे है उस्ताद असद अली, विश्व मोहन भट्ट, इनका संबंध बीड़ा से है, ये भी ध्यान रखना है, उस्ताद असद अली और विश्व मोहन भट्ट, इनका संबंध बीना है, ये बीना बजाते हैं, उस्ताद असद अली और विश्व मोहन भट्ट। चलिए ये हो गए। अब अभी अगर नेक्स्ट कभी आएंगे तो मैं दोबारा फिर से बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है एंकर रनर किस खेल से संबंधित है, ये रिले दौड़ से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत में हरित क्रांति के समय ये प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी ये भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, सेकंड PM थे। इन्होंने इनका कार्यकाल 2 वर्ष तक का रहा था, 1964 से 1966 तक। 1966 में इनकी मृत्यु ताशकंद समझौता करते समय उज्बेकिस्तान में हो गई थी। जो 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसकी शांति के लिए ये USSR यानी कि सोवियत संघ, उस टाइम रूस,
ये गए थे वहाँ पर ताशकंद में। तो जो उज़्बेकिस्तान है उस टाइम पर रूस का हिस्सा था, तो वहाँ पर गए थे। तो बताया जाता है कि इनकी संदिग्ध मृत्यु तो नहीं, जहर देने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में। तो ये आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में 11 जनवरी 1966 को उज़्बेकिस्तान में ताशकंद समझौते के दौरान हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये तो आपको पता ही होगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ये याद रखना है आपको। और विश्व में पूछे तो वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। आगे आएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 के बीच हुई थी। भारत में अब हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1965 से 68 के बीच हुई थी। क्यों हुई थी, हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो 1965 का जो युद्ध चल रहा था और भी युद्ध हुए थे, उस टाइम हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ की बहुत कमी हो गई थी, जिसे बढ़ाने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक पहल चलाई। गेहूँ, ज्वार, मक्का, इन सब के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो आपसे पूछ रहे हरित क्रांति क्यों चलाई गई थी? तो खाद्य पदार्थों के उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति चलाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। अब विश्व में हरित क्रांति का आविष्कार 1960 के दशक में हुआ था। अब आपसे पूछे 1960 में कि हरित क्रांति का जो आविष्कार है वो कब हुआ था? तो ये 1960 के दशक में हुआ था, ठीक। हरित क्रांति मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न में वृद्धि करना था, जैसे मैं बता चुका हूँ। क्रांति की मुख्य फसलें गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि ये भी थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पारसियों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31, नवरोज। तो ये पारसियों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? नवरोज। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये नवरोज है, ये पारसियों के समुदाय का एक नववर्ष भी है। पारसी जो होते हैं उनका नववर्ष है। और ये नवरोज सबसे पहले किसने शुरू किया था? ये बलबन ने शुरू किया था। बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हजार स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है, हजार मंदिर। अब तेलंगाना से दो चीज़ और महत्वपूर्ण है कि बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव कहाँ है? तेलंगाना में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर है? ये भी तेलंगाना में है। इसे फूलों का त्यौहार कहते हैं। बथुकम्मा को फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। नेक्स्ट है 33, नादिर शाह कहाँ का निवासी था? ये ईरान का निवासी था। नादिर शाह कहाँ का निवासी था? तो ये ईरान का है। आपको याद रखना है, ईरान का निवासी था। ईरान की राजधानी तेहरान, में भी तेहरान ही है ठीक। नादिर शाह ने एक युद्ध लड़ा था, वो बहुत महत्वपूर्ण है। नादिर शाह ने 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा, जिसमें उसने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया। मोहम्मद शाह, ये याद रखना, किसे हराया? कभी पूछ सकता है, किसे? मोहम्मद शाह को। इसी युद्ध में नादिर शाह ने शाहजहाँ द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन को भारत से ले गया। जो अब आपसे पूछ सकता है मयूर सिंहासन किसने बनाया था? तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था। और इसे ले कौन गया? तो इसे कहाँ है? ये नादिर शाह लूट कर ले गया था 1739 के करनाल के युद्ध में, ठीक। आपको याद रखना है, 1739 के करनाल के युद्ध में नादिर शाह इसे भारत से लूट कर ले गया था, ठीक। अब आपको नेक्स्ट याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1973। भारत में 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इस परियोजना के पहले निदेशक कैलाश सांखला थे, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आपसे पूछे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वो कैलाश सांखला जी को कहते हैं। कैलाश सांखला ये पहले निदेशक भी थे इस प्रोजेक्ट टाइगर के। इन्होंने इसको आगे एक्सपेंड भी किया था। तो आगे देखिए, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो आंध्रा में है। अब आपसे कोई पूछे सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीशैलम बांध है, वो सॉरी टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक। अब जब सबसे बड़ा है तो अब सबसे छोटा भी होगा। तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ओरोंग। ये कहाँ पर है? ये असम में है। सबसे छोटा ओरोंग, ये असम में है। आपको याद रखना है, सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में, सबसे छोटा असम में। बड़े का नाम श्रीशैलम में, नागार्जुन श्रीशैलम, और इसका नाम ओरोंग है। अब नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं।
मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, ये बहुत याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। टाइगर स्टेट कहते हैं और इसे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये मध्य प्रदेश से कुछ खास बातें हैं। और इसे टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 526 टाइगर हैं, 526 टाइगर हैं। 2022 की जनगणना अनुसार भारत में 3167 टाइगर हैं, जो पूरे विश्व का 75% थे। अभी आपसे पूछे कि टोटल भारत में कितने टाइगर रिजर्व में, तो ये 2022 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार 3167 टाइगर है हमारे भारत में, जो पूरे विश्व का 75% है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोगों ने टाइगरों पर थोड़ी अच्छी उनके प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए बहुत, अभी आपको याद होगा नामीबिया से चीते लाए गए थे। वो कहाँ लाए गए थे? वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान वो लाए गए थे वहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह आपको याद रखना है। और आपको एक चीज़ और, आपसे ये कोई पूछे कि बर्डमैन कौन है, तो बाद में जो सलीम अली साहब हैं, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर ने इज्जत दीजिए ने, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्डमैन का मतलब है बर्ड, पक्षियों से। तो ये इन्होंने पक्षियों को बहुत बढ़ावा दिया था, पक्षी समझ थे ये, तो इसलिए इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है डॉक्टर सलीम अली। और आपसे पूछे कि कैलाश श्रृंखला का संबंध किससे है, तो आपको मैं बता चुका हूँ, टाइगर से। उन्होंने टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए काम किया था, तो उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु ये थे गुरु गोबिंद सिंह। चलिए, इनके सिखों के टोटल कुल 10 गुरु हुए हैं, उनको भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये देखिए, सिखों के 10 गुरु इस प्रकार हैं। नंबर 1 गुरु नानक देव, नंबर 2 गुरु अंगद देव, नंबर 3 गुरु रामदास, फिर हैं अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर अर्जुन दास, फिर हरगोविंद, और 7वें नंबर है गुरु हरराय, 8वें हैं गुरु हरकिशन, 9 में है तेग बहादुर, और 10 में है ये गुरु गोविंद। 9 में है गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो इन्हें आप एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास और रामदास। आपको रिलेट करना भी बताऊंगा इनके बारे में कि पहला तो गुरु नानक सब जानते हैं, दूसरा अंगद। अब ऐसे लिख लीजिए, यदि अंग है तो अंग हमारे शरीर का ये हिस्सा होता है, तो वो शरीर हमारा अमर हो गया। अमर किसका हुआ? भगवान श्री राम का। तो इस तरह से रिलेट कीजिए राम। और ये अर्जुन, आपको याद होगा रामायण में अर्जुन के 5 भाई थे, और 5 में अर्जुन भी शामिल थे, तो ये 5वें नंबर के कौन हो गए? अर्जुन। इस तरह रिलेट कीजिए कि अर्जुन 5 भाई थे, तो 5वें नंबर के गए। इसी तरह हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, ये तीनों क्रम से हैं। और 9वें गुरु तो आपको पता ही होगा, गुरु तेग बहादुर जी हैं। इस तरह से रिलेट कीजिए। गुरु तेग बहादुर, इनसे एक क्वेश्चन याद रखना आपको कि गुरु तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब ने की थी, औरंगजेब ने की थी, ये आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, वो है गुरु गोविंद सिंह जी से। देखिए वो क्या है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ। तो आपसे पूछे खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। कब की थी? सन 1699 में की थी। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दादरा नगर हवेली। 2011 के अनुसार, यह डाटा याद रखना, 11 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा, आपको यूटी पूछा है, ये यूटी है दादरा नगर हवेली। अब आप कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जनगणना जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कौन से अनुच्छेद में है? 246 के। और ये संघ सूची का विषय है। और सूची कौन सी बताई थी मैंने? अनुसूची वो 7th में ही है। ये आपको चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। मैं आपको रिपीट मोड पर बार बार बताता रहूँगा, जिससे कि आपको ये सब याद रखने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो। आप बस पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि एक कहावत भी है कि कंटेंटमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि संतोष परम सुखम। आप उस चीज़ को बस ध्यान रखिए। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मुग़ल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आइन अकबरी में भी इसकी जनगणना का उल्लेख मिलता है। मैं आपको बता चुका हूँ, नेक्स्ट आगे भी बता चुका हूँ। और देखिए, जनगणना जो आधुनिक पद्धति पर हुई थी वो 1749 में स्वीडन में हुई थी ये भी, और 1790 में अमेरिका में। ये 10 के आधार पर हुई थी।
सबसे पहले कोई पूछे 10 के आधार पर कब हुई थी, तो 1790 में अमेरिका में हुई थी, और इंग्लैंड में 1801 में हुई थी। अब इसी तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है हेनरी वाल्टर द्वारा, मैं आपको बता चुका था कि एक भारतीय शहर जिसमें पूर्ण रूप से जनगणना हुई थी, वो था ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है। उस टाइम हमारे भारत का हिस्सा था, तो वो 1830 में हुई थी। ये याद रखिए किसने की थी, हेनरी वाल्टर ने। और वो राज्य का नाम, वो उसका नाम याद रखिए, शहर का वो ढाका था, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है, आपको पता है, लेकिन उस टाइम ये भारत का हिस्सा था। और नेक्स्ट है, भारत में नियमित जनगणना की रिपन के काल में हुई थी, सब जानते हैं। 1881 में अनियमित 1872 में, सब जानते हैं, मेयो के काल में। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। स्वतंत्र भारत की जनगणना सन 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत का मतलब बता चुका हूँ कि 47 में हम आज़ाद हुए, तो 47 के बाद 51 में हुई थी, तो इसीलिए कहते हैं स्वतंत्र भारत के बाद की जो पहली जनगणना थी वो 1951 में हुई थी। अब आपसे पूछे कि कितनी जनगणना हो चुकी है स्वतंत्रता के बाद, तो वो हमारी 7 जनगणना हो चुकी हैं, और टोटल ओवरऑल पूछे तो वो 15 जनगणना हो चुकी हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अब नेक्स्ट है 1951 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे, ये MWM एड्स और RA गोपाल स्वामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1951, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए कि जनगणना जो ये हुई थी वो स्वतंत्रता के बाद हुई थी, तो इसीलिए पूछ लेता है कि MWM एड्स और RW गोपाल स्वामी ये स्वतंत्रता आयुक्त थे, जनगणना आयुक्त थे। 2000 स्वतंत्रता के बाद जो 1951 में जनगणना हुई थी, उसके जनगणना आयुक्त कौन थे, तो MWM एड्स और RA गोपाल स्वामी, ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा, वर्तमान में आपको बता चुका हूँ 15 जनगणना हो चुकी हैं, 7 अभी जनगणना स्वतंत्रता के बाद हो चुकी हैं, 7। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये और कुछ फैक्ट हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, आपको पता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना इसकी लिटरेसी रेट कितनी है, वो है 94%। आपको कुछ महत्वपूर्ण है उनकी मैं बता दूंगा कि इनकी आपको याद रखनी है, तो वो एक तो केरल है, 94% इसकी लिटरेसी रेट है, और सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, इसकी लिटरेसी 91.8%। अब ये दो महत्वपूर्ण किस लिए है, क्योंकि ये तो सबको याद है कि केरल है, लेकिन आपको ये इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षर केरल है, लेकिन यूटी में कौन है वो आपको ध्यान रखना है, लक्षद्वीप हो गया। इसकी लिटरेसी रेट 1.8% है, तो आपको ये भी याद रखना है कि केरल वो राज्यों में है, और लेकिन लक्षद्वीप वो यूटी में है। अच्छा, अब आप देखिए सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश ये दादरा नगर हवेली है। आपको ये अब इसे एक बार की इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमें ये जनरली याद रहते हैं कि सबसे अधिक साक्षरता केरल की, सबसे कम बिहार की, लेकिन ये राज्य हैं। अब यूटी में देखिए तो सबसे अधिक है लक्षद्वीप की, सबसे कम है इसकी दादरा नगर हवेली की। आप इसको याद रखिए, ठीक है। आपको बताऊँगा कैसे रेट करना है। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षर जिला, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक साक्षर जो जिला है ये सरचिप है, कहाँ पर है, मिजोरम में। आपको ये याद रखना है, मिजोरम में सरचिप जिला है, मिजोरम में सरचिप। इतना याद रखिए कि सबसे साक्षर जिला कौन सा है, मिजोरम का सरचिप जिला है, जिसकी लिटरेसी रेट 98.76। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखना, ये लिटरेसी रेट देखो कितनी है, 98 पॉइंट है, वो अप्रॉक्स 99% के आसपास है। तो आपको याद रखना, सरचिप जो मिजोरम का ज़िला है वो सबसे लिटरेसी रेट में सबसे आगे है। और ये तो ज़िला, अब ज़िले में सबसे ज़्यादा है तो कम भी होगा, तो कम साक्षरता, ये कम है, सॉरी, कम है। कम साक्षर ज़िला अलीराजपुर जो MP का है, इसकी लिटरेसी रेट 37.22% है, ये बहुत कम है। इसे याद रखना कि सबसे कम साक्षरता वाला जो ज़िला है वो MP का है, उसका नाम है अलीराजपुर। अब आपको ये तो पता ही होगा कि भारत का जनघनत्व कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। स्क्वायर ये हिंदी में ही टाइप हो गया है, किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, भारत में 1971 तक साक्षरता का आधार 5 वर्ष, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले 1971 तक हम लिटरेसी रेट कैसे नापते थे कि 5 वर्ष तक के इंसान को देखते थे कि ये पढ़ा लिखा है, तो उसे हम मान लेते थे कि नाम लिख लेता है, तो लिटरेसी रेट में शामिल कर लिया। लेकिन जो 1971 के बाद प्रक्रिया लागू हुई वो 7 वर्ष तक लागू कर दी गई, कि अगर हमको देखना है 7 वर्ष के से ऊपर के लोगों को देखेंगे हम, 7 वर्ष से कम के को नहीं। पहले 1971 तक कि 5 वर्ष से ऊपर के लोगों को देखते थे कि अपना नाम डाल ले बस साक्षर हो गया, ठीक। तो अब वो 1971 के बाद 7 वर्ष कर दिया गया बढ़ा के। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसका लिंगानुपात 1084 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको इन सबको बताऊँगा कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। लिटरेसी इसका लिंगानुपात 1084। इसकी लिटरेसी रेट भी सबसे अधिक है और इसका लिंगानुपात भी। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। आ जाता नेक्स्ट है कहाँ सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य? केरल है। इसका लिंगानुपात कितना है? 1084। ये आपको याद रखना, राज्यों में अगर सबसे अधिक पूछे तो वो केरल है, इसका 1084 है। और सबसे कम पूछे तो वो है हरियाणा, इसका कितना है? 879। ये 2 डाटा याद रखना है, एक 1084, एक दूसरा है 879। ये स्टेट हैं। अब यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सर्वाधिक है पुदुचेरी का, कितना है? 1037 पुदुचेरी। उसके बाद दमनदीप ये सबसे कम है, 618। ये ध्यान रखना है आपको कि 618। तो 2 चीज़ें इसमें मेन है कि राज्य में पूछे तो वो केरल है, 1084। उसके बाद हरियाणा जिसका लिंगानुपात है 879। ठीक। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे आपसे यूटी, तो वो है पुदुचेरी जिसका 1037 और सबसे कम दमनदीप 618। ये दोनों याद रखें और वो स्टेट और यूटी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। ठीक। अब एक चीज़ और जो आज तक आपने पढ़ी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक ऐसा राज्य था जिसकी जो जनसंख्या ग्रोथ थी वो नेगेटिव रही थी, वो था नागालैंड। लेकिन कितनी नेगेटिव रही थी वो आप देख लीजिए, 0.58% ये नेगेटिव रही थी। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, कितनी नेगेटिव में गई थी? 0.58% नेगेटिव में गई थी। ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 0.58% ये नेगेटिव में गई थी। नेक्स्ट है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक। अब ये महत्वपूर्ण है साइन, इसके आपको याद रखना है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट में साई कहते हैं, की स्थापना 1984। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत आप छोड़ना कि साई की स्थापना 1984 में। यदि स्पोर्ट्स से पूछेगा तो इसे ज़रूर शामिल करेगा, उसमें इंक्लूड करेगा। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना आप, ये भी बहुत पूछता है कि साई की फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 1951, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1951। इन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक। चल आगे नेक्स्ट चलते हैं। आप इन्हें मत छोड़ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई 1984 और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के लिए कितने अनुमोदक के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं? अच्छा, तो इसमें 20 अनुमोदक होने चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन यही बात राष्ट्रपति की हो तो वहाँ पर 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब उपराष्ट्रपति से कुछ देख लेते हैं। राष्ट्रपति को तो मेनली ध्यान ही रहते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति देखिए, उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ हैं। तो और अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। याद रखना, अनुच्छेद 64 ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का आपसे पूछेगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो उपराष्ट्रपति ही होता है। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक। अनुच्छेद 65 कहता है कि अनुपस्थिति कि जब राष्ट्रपति अपने अनुपस्थित हो, किसी आकस्मिक कोई हो, उसमें आकस्मिक पड़ जाए, तो उस टाइम जो राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालेगा वो उपराष्ट्रपति ही संभालेगा। जैसे कि हमारे टाइम पर राष्ट्रपति साहब हैं नहीं, वो बाहर गए हैं या तबीयत या उनको कोई भी परेशानी है, तो वो जो वैकेंट रहता है समय, उस समय उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा। वो आर्टिकल 65 बताता है हमें। ठीक है। तो अब आप आर्टिकल आगे देखिए 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इनका निर्वाचन कैसे होगा, क्या है वो निर्वाचन प्रोसेस? 1966 में है। और 67 कहता है इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर, कि इनका टाइम पीरियड कितना रहेगा, वो आर्टिकल 67 बताता है। और आर्टिकल 69 बताता है उपराष्ट्रपति की शपथ। मेनली आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 64 और एक 63,
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन समाप्ति है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रख सकते हैं। कार्यवाहक के रूप में ये कार्य करेगा, तो वो आर्टिकल 65 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन था? अब आपको ये ध्यान रखना है, वो हर्यक वंशी था। अब मगध पर कुल कितने वंशों ने राज्य किया ये भी देख लीजिए। मगध पर 3 वंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन सा? बिम्बिसार। और संस्थापक ये शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग खुद ही था, उसने अपने नाम पर ही इसका वंश चलाया था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि चलिए इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं कि हर्यक वंश, ये जो हर्यक वंश है इसका संस्थापक बिंदुसार था। बिंदुसार को श्रेणिक भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार को क्या कहते हैं? श्रेणिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिखे हैं। हर फैक्ट एक अपने आप में एक बहुत वजूद रखता है ना। देखिए, बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। ये देखिए चैन चली आ रही है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। इस तरह से इन्होंने एक दूसरे अपने बेटा अपने बाप की हत्या करता चला है, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा गया। अब आपसे पूछेगा कि किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, तो वो हर्यक वंश था, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की थी। ये वही उदयन है जिसने पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र को बसाया था, आपको याद होगा, ये वही उदयन है। चलिए आगे देखते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अजातशत्रु के समय, हाँ ये देखिए, अब जब अजातशत्रु की बात आई है तो यहाँ पर देख लीजिए, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, जो राजगृह में हुई थी, 483 ईस्वी में हुई थी। अब इसी तरह द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुई थी, ये वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय हुई थी, ये पाटलिपुत्र 251 में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय हुई थी। ये बौद्ध संगति आपको याद रखनी है कि पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। अब किस किस के समय हुई थी ये भी याद रखना है। पहली अजातशत्रु के समय, फिर कालाशोक के समय, फिर अशोक के समय, फिर कनिष्क के समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और हाँ, एक चीज़ और ये मैं बताना चाहता था आपको, नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद, लेकिन इसका अंतिम शासक कौन था? वो था घनानंद। आपको याद होगा घनानंद, ये वही घनानंद है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। कौटिल्य, जिन्हें कौटिल्य कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो उन्होंने ही इसे चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी थी, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा किसने दी थी? तो वो चाणक्य ही थे, और चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ठीक, ये पुस्तक इकोनॉमिक्स है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं है ज़्यादा। ये एक राजनीतिक पुस्तक है। आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य की अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है, तो वो राजनीति से संबंधित है, नाम उसका अर्थशास्त्र वाले ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसके तहत विदेश में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था? फेमा, ये एक एक्ट होता है, फेमा एक्ट 1999। इसके तहत विदेशों में जो व्यापार करते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछता है कि फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक रखते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड टेक केयर, बाय। प्लीज़ सपोर्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा मोटिवेट करें मुझे भी, और हेल्प करें, सब्सक्राइब भी करें, और लाइक शेयर तो करना ही है। थैंक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।